हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप लोग बहुत बेहतर होंगे। और आज इस दौर में हम लोग का काफ़ी फोकस या टीवी चैनल या कहीं भी देखें तो इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो हम देखें, चलिए इसमें हम लोग क्या अपने लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक जो लिए है इम्यून सिस्टम पर लिए हैं। तो देखते हैं इम्यून सिस्टम है क्या। एक्चुअल में आजकल जो वायरस डिजीज का हुआ है या बहुत सारा जो पहले भी लाखों बैक्टीरिया पहले ही मौजूद रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है, कोरोना के बारे में हम इतने मैंने अपने आप को झेल रहे हैं कि हमको लगता है कि इसका कारण क्या है, कहाँ से आखिर क्या चीज़ हम ऐसा करें, कौन सा उपाय ऐसा करें कि इस तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन से हम अपने आप को सेफ रख पाएँ। कहाँ कि इम्यून सिस्टम है क्या। सिंपल सा बात है कि द इम्यून सिस्टम इज मेड ऑफ ए स्पेशल ऑर्गन्स, सेल्स एंड केमिकल्स दैट फाइट इन्फेक्शन, जिसको माइक्रोवेव कहते हैं। अब इसका कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गन्स पर काम इफेक्ट करता है, तो सबसे पहला व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, द कम्प्लीमेंट सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम, द स्प्लीन, द थाइमस एंड द बोन मैरो। ये सब जो पार्ट है ना, ये हमारा इम्यून सिस्टम के कारण इन्फेक्शन को मेंटेन रखेगा, एक्टिवेट करता है, फाइट इन्फेक्शन को लड़ने में मदद करेगा। और सारा यही ऑर्गन्स है जो सबसे पहले परेशान होता है। और एक बहुत बड़ा हार्ट इम्यून को भी ये बहुत नीड है कि दिस इज़ वेरी डेंजरस कि हार्ट इम्यून को भी हम कैसे मजबूत करें। अभी देखा गया है, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश सहेथिया, इन्होंने डायरेक्टर है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंडिया साउथ एशिया DSM इंडिया लिमिटेड के हैं। इन्होंने बता रहे थे कि लैक ऑफ इम्यूनिटी के कारण ही आज से बहुत पहले, यानी कोरोना से पहले भी सार्स आया था, जिसको हम कहते थे सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद मार्स आया था, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद अब आया कोरोना वायरस डिजीज 1999। ये सब क्या है, ये सब इफेक्ट ऑफ वायरस है, वायरस के कारण ही आया है। और इस सब के पीछे कारण क्या है, तो लैक ऑफ इम्यूनिटी, माने हमारा इम्यूनिटी के इतना हरास हो चुका है कि कोरोना देख रहे होंगे कि जो भी पेशेंट को हुआ है, या तो ये रेस्पिरेटरी चैलेंज से परेशान थे, या डायबिटीज से परेशान थे, या इस तरह के कोई ना कोई अस्थमा या इस तरह का जो भी है, इस तरह का प्रॉब्लम को झेल रहे थे। तो दो कारण आया कि प्रिकॉशन में हमको क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले बताया कि एक हैंड वॉश, माने हम लोग साफ़ सुथरा पर ध्यान देना होगा, हैंड वॉश का पूरा बॉडी को साफ करें। और दूसरा चीज़ आया न्यूट्रिशन, यानी दोनों हेल्प रिड्यूस द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ वायरस इन्फेक्शन। हमारा इंडियन सिनेरियो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मैंने कुछ आदतें हमारी हैं जिससे इम्यूनिटी मेरा हरास भी होता है, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल है हम लोग जो लाइफ स्टाइल है वो सबसे बड़ा दोषी है। उस लाइफ स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, हाई फैट लेते हैं, हाई साल्ट लेते हैं, हाई शुगर लेते हैं, लेकिन साथ में क्या लेते हैं, लो फाइबर लेते हैं। ये कि एक्चुअल में होना क्या, जो भी हाई हम लेते हैं वो लो होना चाहिए, और जो फाइबर लेते हैं लो में सबसे कम मात्रा में, उसको हाई होना चाहिए। तब तो मेरा हेल्थ इंप्रूव ज़्यादा अच्छा से कर पाएगा, बॉडी हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएगा। टॉक्सीडेशन, जो बॉडी में टॉक्सिन बनता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन भी कर पाएगा। अब देखते हैं इम्प्रूव द हेल्थ सेक्टर। हमारे यहाँ ऑलरेडी मैंने देखा गया है कि अभी का जो बाज़ार है, बाज़ार व्यवस्था जो है, सबसे ज़्यादा इन्हांस कौन कर रहा है, बस इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओवरऑल, जिसमें आता है जो सरकार भी काफ़ी फोकस देखते हैं, हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा फोकस है। ये हेल्थ सेक्टर पर फोकस क्या है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान भारत सरकार चला रही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चला रही है, मिड डे मील स्कीम, मैंने मिड डे मील स्कीम जो चल रहा है, ये भी एक उसी का एक अंग ही है, जो कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करे, इस पर सरकार पहले से ध्यान दे रही है। और एक नया सर्वे जो अभी WHO जारी किया है, उसमें बताया गया कि कोरोना जो अभी जाने वाला नहीं है, ये अप्रोक्स अनुमान लगाया है कि वैक्सीनेशन बनाने में भी समय लगेगा, अप्रोक्स 2 साल 1.5 साल तो लगेगा, यानी 2022 तक के मान लीजिए। कुछ सर्वे के अनुसार 2024 तक भी जाने का अंदाजा है। यानी कि क्या है कि इस 3-4 साल का जो समय मिल रहा है, ये 30 से 40% जो है ना इन्फेक्शन होगा पूरा विश्व में कोरोना से। यानी कि विश्व का 25 से 30 करोड़ लोग, मैंने कुछ सर्वे के अनुसार तो 52 करोड़ भी चला गया है, कि अपने अधीन ग्रसित कर लेगा कोरोना।
और इससे के बचने का एक ही तरीका है कि दुनिया की आबादी का 60 से 70% लोग इम्यून हो जाए, यानी कि अपनी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर ले, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर ले। और वैज्ञानिक भाषा में बोला है कि इम्यून सिस्टम है क्या, तो सिंपल सा बात है कि यह इससे प्रतिरोधक क्षमता यानी कि डिफेंस, जो शरीर में बाहरी तत्व जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या अदर इन्फेक्शन से लड़ता है, उसकी क्षमता रखे को फाइट कर पाए। और फाइट कैसे कर पाएगा वो भी हम देखते हैं। बॉडी के बाहरी घेरा जैसे हुआ, त्वचा हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, मुंह हो गया, इससे में प्रवेश करता है। जो हमारे रक्षा तंत्र का जो सेल है माइक्रोफेज है, जो पहचानने का काम करता है कि जो बाहर से जो इस चीज़ का आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण को पहचानने के लिए उसको सहयोगी सेल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो मदद लेता है, जिसको हम बीटा सेल या टी सेल या नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। और यह अपने हेल्पर सेल को, अपने दुश्मन को मारने के लिए एक सेना रिलीज करता है, ठीक ना। जैसे कि होता ना है, जैसे हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, मिलिट्री का जवान हो गया, वायुसेना हो गया, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया। क्या करता है, यदि कोई देश बाहरी हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है तो हम लोग क्या करते हैं, यही ना सारे सेना को हेल्प लेते हैं कि कौन दुश्मन है जो हेल्प कर रहा है, उसको हम फाइट करते हैं। तो इसी तरह बॉडी भी क्या करता है ना, हेल्पर सेल जो आता है दुश्मन मारने के लिए एक सेना को रिलीज करता है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यानी कि गोली छोड़ना कहते हैं। तो आके पहचानता है कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा चीज़ जो हमारे बॉडी पर आ रहा है वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है। दोस्त है तो उसको हम बचाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। यदि दुश्मन है तो क्या करते हैं, हम उसको किल करते हैं, यानी वहाँ से हम फायर करना शुरू कर देते हैं। और वो कौन सा है, बीटा सेल या टी सेल, वो क्या करता है, रिलीज किया तो क्या कि इसका काम क्या है, ये अटैक करता है वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर। यानी जो भी बाहरी बैक्टीरिया आक्रमण किया, वायरस आक्रमण किया, उसको ही लड़ता है और उसको करता है क्या, किल करता है। इसी किल करने को कहते हैं हम लोग ऑटो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। मारते मारते इतना उग्र होता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। माने इस पर जो है ना डी सुप्रेशन सेल यानी कवच, जैसे हुआ कि अब हम कोई आतंकवादी कहीं पूरा हुआ, हम उसको मार रहे हैं, सेना इतना उग्र रूप में है कि उसको मार रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाद में हम लोग उस चीज़ को शांत करने के लिए दंगा निरोधक दस्ता हम लोग भेजते हैं, जो कि जाके समझा चलिए अब बहुत हो गया, अब शांत हो गया, अब कुछ नहीं, अब धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग सलट लेते हैं। तो उसी तरह क्या हुआ, डी सुप्रेशन सेल यानी कि उसको हम कवच कह सकते हैं, दंगा नियंत्रण दल भी कह सकते हैं, जो कि हम बनाते हैं, भेजते हैं, जाता है वो, और बीटा सेल को शांत करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन से मिलके जो फ्री रेडिकल्स को माना राख जिसको बोलते हैं, जैसे जो जला मार काट दंगा फसाद जो हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे फ्री का माने राख जो बच गया वो बनता है। उसी को सफाई के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है क्या। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, यही डी सुप्रेशन सेल हुआ। डी सुप्रेशन सेल में एंटीऑक्सीडेंट है कौन, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, फैटी एसिड हो गया, केराटिनॉइड्स हो गया, जो कि कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। इसी को हम लोग डी सुप्रेशन सेल बोलते हैं, इसी को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और बॉडी में जो हमारा टॉक्सिक जो आ गया, जमा हो गया, बाहरी आके लड़ाई संघर्ष में जो हुआ, उससे जो राख निकला जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, उसी को साफ करना होगा ना। जैसे चूल्हा है और चूल्हा में हम खाना बना रहे हैं, बहुत सारा राख जमा हो गया, और उसका बार हम आंच लगाएंगे तो क्या मेरा लौह देगा, नहीं देगा, जब तक उसके राख नहीं निकालेंगे, राख को साफ नहीं करेंगे, चूल्हा को साफ नहीं करेंगे, राख बाहर नहीं करेंगे, तब तक वो लौह नहीं बन पाएगा बढ़िया से। तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जिसको बोलते हैं डी सुप्रेशन सेल हमको ज़रूरत पड़ता है। अब देखते हैं इसका सोर्स क्या है। सबसे पहले विटामिन ई। विटामिन क्या करता है, फैट सॉल्युबल है, आपको बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट ग्रोथ करेगा उसको ही रिड्यूस करेगा। तो मिलेगा क्या, खाना पीना के अलावे जो आजकल बैलेंस डाइट भी हम लोग ले नहीं पाते हैं, भागदौड़ की लाइफ में इतना फास्ट होता है, उसके बाद मिलता भी नहीं है, शुद्धता का कोई पैमाना नहीं है कि उसमें किसी तरह का केमिकल बेस तो नहीं है। तो हम देखते हैं यह मिलेगा कहाँ, तो अम्बे का जो प्रोडक्ट आपका मिलेगा उसमें डेली में विटामिन डी भी मिला हुआ है अच्छी मात्रा में। और एक ओमेगा है, ओमेगा में भी विटामिन है, उसमें लिखा हुआ है अल्फा डेटोफेरॉल करके उसमें मिलेगा आपको, तो उसमें भी उसको भी विटामिन ई ही बोलते हैं।
तो यहाँ से हम ले सकते हैं। सेकंड है, उसको एंटीऑक्सीडेंट में आता है विटामिन सी, यानी कि ये हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन को बोलते हैं। विटामिन सी को क्या है ना, हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसको हम रख नहीं सकते हैं, वो आएगा अपना काम करेगा, आधा घंटा में पास आउट हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये कहाँ से मिलता है? एक चीज़ और जो आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग को नहीं बता पाते हैं, और ये विटामिन ई यदि मेरे बॉडी में कमज़ोर पड़ गया या विलीन हो गया, तो विटामिन ई को बॉडी खत्म हो जाने की स्थिति में विटामिन सी जो जाता है ना, विटामिन ई को भी रीजनरेट कर देता है, यानी कि विटामिन ई फिर से चार्ज हो जाता है। तो विटामिन ई को भी चार्ज कर दिया। और ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई का भी बहुत अच्छा काम करता है। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपको बॉडी को साफ भी करता है। और हर आदमी को मोटा मोटी 160 मिलीग्राम आपको विटामिन ई लेना चाहिए, यानी कि आपका विटामिन सी यदि लेते हैं तो डेली से हो गया 40 मिलीग्राम, अलग से विटामिन लेते हैं तो 40 मिलीग्राम का एक टैबलेट है, या तो 3 से 4 टाइम भी उसको भी ले सकते हैं, जो कि खाना के साथ लेंगे तो आपका विटामिन सी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टअप में आपको मदद मिलेगा। सेकंड आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो है ना, देखिए विटामिन ए एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन विटामिन ए को डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हैं। विटामिन ए का सोर्स कहाँ है? तो ग्रीन वेज में मिलेगा, या ग्रीन फल में मिलेगा, येलो में मिलेगा, या येलो के अलावा ऑरेंज में मिलेगा। ये 3 चीज़ फल या फ्रूट्स खाएंगे ना, या सब्जी से लेंगे तो आपको मिलेगा विटामिन ए। तो उसके देख लीजिए कितना आप खा पाते हैं, कितना मात्रा आप ले पाते हैं, सही मात्रा जो इंटेक बॉडी चाहता है उतना मिल पाता है कि नहीं तो इसमें इसको लेना ही पड़ेगा। ये डेली से मिलता है, या आपको विटामिन के मल्टी विटामिन करके भी एक आता है, मल्टी कैरोटीन, उससे मिल सकता है। आपको विटामिन के क्या करेगा, विटामिन ए क्या करेगा, सबसे पहले कैंसर को, किसी भी तरह का कैंसर हो उसको भी आपको सेफ रखेगा, माने कैंसर के ग्रोथ होने में नहीं देता है, रोक देता है वो। मल्टी मिनरल्स भी है, मल्टी विटामिन भी है, एंड डेली एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गैपिंग ऑफ न्यूट्रिशन जो माने उसको पूरा एक करेगा आपको। साथ में विटामिन के की भी नीड है, तो विटामिन के आपको यहाँ डेली से मिल जाएगा। उसके बाद हमको लेना चाहिए कैल्शियम सी, जिसमें कि डी साथ में हो और जिंक भी हो। तो कैल्शियम का बहुत सारा सोर्स है, एक सिंथेटिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। तो सिंथेटिक तो हम बॉडी में बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मेरा स्टोन बनने की संभावना रहेगा, तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक बेस में खाएगा। उसमें रेड अलगी जो होता है ना, समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में होता है, सबसे डीपेस्ट जगह में जहाँ बर्फ जम जाता है, वहाँ से वो रेड अलगी को निकाला जाता है, और वहाँ से वो ऑर्गेनिक बेस में निकाल के हम लोग तक पहुँचाया जाता है। इतनी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है और शुद्ध होती है कि हम उसको ज़िंदगी भर भी खाएंगे, सालों भर खाएंगे, पर डे भी खाएंगे तो आपका हानि नहीं करेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। साथ में विटामिन डी जो सूरज की रोशनी से मिलता है, लेकिन आजकल हम पोल्यूशन के स्थिति में कितना सूरज के सामने सुबह शाम रह पाते हैं वो आप देख लीजिए ना, तो इससे में विटामिन डी भी मिल जाएगा और साथ में जिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आपका क्या होगा, डिफेंस मैनेजमेंट ऑफ बूस्टर हो गया आपका ये कैल्शियम डी। उसके बाद अभी जस्ट एक चीज़ आपको बता था, हर्बल का पर काफ़ी फोकस हो रहा है। अभी IIT दिल्ली और जापानी एक संस्था मिलके अभी रिसर्च किया कि अश्वगंधा कैन बी इफेक्टिव कोरोना वायरस प्रिवेंटस ड्रग। माना यदि आप अश्वगंधा लेते हैं या ले रहे हैं तो आपको कोविड का कोई डर नहीं है। माने कि क्या करता है, माने हेवी ग्रोथ ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी आपको पूरे बॉडी को अश्वगंधा आपका ग्रोथ करने में, आपको नर्वस सिस्टम को ग्रोथ करने में, यहाँ बोलिए आपको लेडीज या जेंट्स किसी को नहीं, या प्लेयर कोई है, कोई भी आदमी इसको ले सकते हैं, गर्म प्रवृत्ति के लोग वो भी ले सकते हैं, फैट कटर का भी काम कर सकते हैं, जो दुबला पतला आदमी है वो भी ले सकते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में लिया जा सकता है, चाहे गाउट स्वेलिंग ये सब है, स्नोमिया में नींद नहीं आना, उसमें भी आप अश्वगंधा की कर सकते हैं। ये भी आपका इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अच्छा काम करता है। एक देखा गया तुलसी जो कंटिन्यू साल भर 6 महीने से खा रहे हैं, उनको देखा गया कि फीवर कभी नहीं हुआ है या कोरोना का वायरस अटैक नहीं कर पाया है। तो आपका तुलसी भी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करता है, वो भी यूज कर सकते हैं। एक आता है वसाका का रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वसाका, मुलेठी एंड सुरेसा ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है आपका जो कि ले सकते हैं। एक अमलाकी है जो विटामिन सी, हर्रे और बहेरा के साथ है, त्रिफला के नाम से भी आप उसको जान सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। एक मधुनाशनी भी इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें आपको सौंठ, एक मधुनाशनी मालावार, तो
ये हो गया। मैंने इस तरह का मिला हुआ ये भी यूज़ कर सकते हैं या ब्राह्मी वगैरह। मैंने इतना अच्छा प्रोडक्ट होते हुए हम अपने अपने आप इम्यूनिटी को इतना अच्छा बूस्टअप कर सकते हैं या लोगों को मदद कर सकते हैं कि जो आज हुआ है ना कि इम्यूनिटी सारा लोग को नीड है इम्यूनिटी का। और इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए बहुत सारे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ क्या खाएं नहीं खाएं, बहुत सारी चीज़ परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपके पास सारा नेचुरल वे में प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसकी खासियत जानने के लिए डीप हम जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन यदि सब प्रोडक्ट को नीड के हिसाब से यदि यूज किया जाए तो हमारा इम्यूनिटी इतना बूस्टर होगा कि कोई भी आने वाला आक्रांता से हमको डर नहीं लगेगा। तो चलिए फिर विशेष डीपली हर प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तब तक इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो संभव था वो आप लोग के सामने हम अपना प्रस्तुत किए हैं, और बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।